नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया हैं? तबीयत सब ठीक है? घर पे सब अच्छे हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? समस्या नहीं आ रही? पढ़ाई चल रही? चलो बढ़िया है, ठीक है। फिर वही कहेंगे, हम आए हैं तो फिजिक्स ही पढ़ाएंगे बेसिकली। और आप लोग भाई देखने में बहुत तेज़ है, मैं हट जाता हूँ, आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप समझदार तो खुद ही हो गए हैं। हमारे जितने भी नालायक बच्चे हुआ करते थे आज समझदार हो गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट सेकेंड जो है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ाएंगे सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ और आज के इस लेक्चर में पार्ट 2 में कवर कराऊँगा। मैं हमेशा से बताता चला आ रहा हूँ कि हर एक चैप्टर से जो पार्ट ए सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिन बच्चों का MCQs बेस्ड पे एग्ज़ाम होने वाला है, यानी इवन और ऑड सेमेस्टर वाला जिन बच्चों के कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इवन और ऑड सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट चलता है, वहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो बच्चों का रिटर्न देना है उनके लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन आगे जाके कम से कम इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे जाके जब वो एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ इसको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं हर बार हर लेक्चर में यही कहता हूँ, आपको भी वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो जिनका रिटर्न सेमेस्टर एग्जाम है, और उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही जो जिनका MCQs बेस्ड पे है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट सेक्शन ए का जो आपका है थर्मोडायनेमिक्स, उसे मैंने अपना रेडिएशन वाला चैप्टर में कवर करा चुका हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर में कवर करा चुका हूँ, उसका एक पार्ट कवर है, एक पार्ट बाकी है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड यूनिट जिसको सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से जानते हैं बेटा, उसका मैं पार्ट 1 कवर करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। मैंने बोला कि हर एक चैप्टर से 40 MCQs मैं आप लोग को करा दूंगा और आप लोग का मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक यूनिट और बचेगी जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों का गतिज ऊर्जा का सिद्धांत बेटा, वो हम इसके आने वाले लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ठीक है, तो ये सारा इसका मैं एक पार्ट में करा चुका हूँ, आप लोग उसको देखिएगा, उसके बाद इस पे जंप करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे इन सब चीज़ों को इस तरीके से। तो फिर वही कहेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा एक बहुत प्यारा सा, बहुत नन्हा मुन्ना सा सवाल बहुत टफ नहीं आते, बहुत हार्ड नहीं आएंगे, बस इतना होगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। जैसा पहला क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ मैंने बताया कि हिंदी टाइपिंग नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि अब आपको कहीं ना कहीं बार बार आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोग हिंदी की तरफ मत जाइए, अब आप लोग को अपग्रेड करिए, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पर थोड़ा अपना फिजिकली आप ज़्यादा ग्रो करिए, ठीक है। कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि इन अ नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी पूछ दिया है कि जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, नेचुरल प्रोसेस होती हैं, उसमें एंट्रोपी का क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज होता है, बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज होता है, घटता है, तीसरा है रिमेन्स द सेम, या सेम नहीं बदलता है, या 1000 कैलोरी। ऐसा देख के नहीं लग रहा बेटा कि ये सारे ऑप्शन तो एक जैसे हैं, इसमें कुछ ना कुछ आंसर आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो तो ऐसे भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखो सबसे अलग लग रहा है ना बेटा। पूछ रहा है कि इन नेचुरल प्रोसेस, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, कुछ नहीं दिया है, जाहिर सी बात है आंसर खाली या इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट, तीनों में से कोई आने वाला है बेटा, ठीक है। अगर पिछला क्लास किया होगा, अगर मेरे बच्चा आप लोगों ने पिछला क्लास किया होगा तो मैंने ये बताया था, क्या बताया था जरा देखो, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लेता हूँ ना, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए। हाँ, मैंने क्या कहा था बेटा? कहा था कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ध्यान देना बेटा, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, सारे नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस होते हैं। बताओ ये बताया कि नहीं? जी सर आपने बताया था। सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। यानी क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। अगर मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ तो, हिंदी गलत बोल दूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। और जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब भी होता है बेटा, वो क्या कराता है? वो हमेशा एंट्रोपी को इंक्रीज कराता है। क्या कराता है बेटा? जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे क्या करते हैं बेटा? एंट्रोपी को इंक्रीज कराते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए बेटा, वो क्या होगा? ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी अगर ऐसे पूछता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी का क्या रोल है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बेटा एंट्रोपी जो होती है, देखो एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होती है। 0 होती है बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0
जीरो होती है, और चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो से बड़ी होती है जब कोई और अदर प्रोसेस होता है, जिससे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी रिवर्सिबल हमारा जो होता है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, एंट्रोपी को इंक्रीज कराते हैं। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही है, हमेशा क्या कराती है, एंट्रोपी को इंक्रीज कराती हैं। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो कह रहा है कि आप इसको, अगर मैं पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा हमने बताया था कि केवल एक प्रोसेस छोड़ के, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस छोड़ के, उसमें क्या होती है बेटा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। बकिया हर एक प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो चेंज हमारी एंट्रोपी होती है बेटा, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसमें बेटा जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी क्या होती है बेटा, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। यानी हमारा जो एंट्रोपी होता है, जो एंट्रोपी होती है वो नियत रहती है, और जब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू निकालते हैं, तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या होता है, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी इसका सेकेंड ऑप्शन बेटा वो राइट ऑप्शन होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये मैंने बताया हुआ था इसके पार्ट 1 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा है इस क्वेश्चन के ऊपर। कह वाटर व्हेन कूल्ड एंड बिकम आइस इफ द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ वाटर। इसके पहले वाले पार्ट में कराया था कि पानी को, किसी पानी में हम बर्फ मिला दे रहे थे तो एंट्रोपी क्या हो रही थी बेटा, एंट्रोपी हमारी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। पानी में बर्फ मिलाने पे क्या हो रहा था, रैंडमनेस बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हो बेटा, आप जरा ध्यान से देखना, पानी को कूल करके, वाटर को कूल करके आइस बना रहे हैं बेटा। जाहिर सी बात है, वाटर है हमारा ये ना, पानी है, ब्लू है पानी, ठीक है, ब्लू है पानी, उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको कूल करके आइस बना रहे हैं बेटा। जाहिर सी बात है, वाटर में रैंडमनेस ज्यादा होती है बेटा, वाटर में जो बिखराव होता है, रैंडमनेस बेटा वो क्या होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है। ठीक है, और आइस में रैंडमनेस क्या होती है बेटा, इसको RAND रैंडमनेस, जो बेटा आइस में रैंडमनेस क्या होती है बेटा, आइस में रैंडमनेस कम होती है। वाटर में रैंडमनेस ज्यादा होती है बेटा, और आइस में रैंडमनेस क्या होती है, कम होती है। तो जब आइस में रैंडमनेस ज्यादा होती है बेटा, आइस में जो होता है हमारा, वाटर में रैंडमनेस ज्यादा होता है और आइस में रैंडमनेस क्या होता है बेटा, वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई प्रोसेस वाटर के थ्रू आइस बनेगा बेटा ना, वाटर को हम अगर उसको जमा के अगर आइस बनाएंगे, उस प्रोसेस में जो एंट्रोपी होगी बेटा, एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। जब जो पानी को जमा के हम बर्फ बनाएंगे, उस प्रोसेस में हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, चीजें कॉन्सेप्ट वाइज हैं, क्लियर होना चाहिए। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें इन टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। अगर दो गैसेस हैं बेटा, ठीक है, अगर दो गैसेस हैं, मान लो ये एक गैस है बेटा, ठीक है, ये गैस 1 है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बेटा, देखो ये गैस 1 है, ठीक है, और इसी के साथ ये दूसरा गैस है बेटा ना, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा गैस है, ध्यान देना, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू डॉट में, ये दूसरा गैस है बेटा, ये है दूसरा गैस ना, इसको लिख दे रहे हैं GAS गैस 1, ठीक है, और इसको लिख दे रहे हैं बेटा GAS गैस 2, ये दूसरा गैस है ना। अगर ये दोनों गैसेस क्या है बेटा, इन दोनों का जो टेम्परेचर है, यानी इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम टेम्परेचर है, T है। अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर T है तो बेटा बताओ कि इनके इंटरनल एनर्जी क्या हो, मतलब बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल, ये नहीं होने वाला है बेटा। दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि द एंट्रोपी इज इक्वल, बेटा एंट्रोपी भी नहीं इक्वल हो सकती है, एंट्रोपी भी अलग अलग गैस की, क्योंकि हो सकता है ये ज्यादा रैंडमनेस हो, ये कम रैंडम हो, ठीक है, तो हो सकता है अलग अलग हो सकता है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, एंट्रोपी जो होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना बेटा, जिसको हम आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं बेटा, ये बार बार आपको बताएं कि जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है बेटा, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब दोनों गैस का टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब है दोनों की जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी बेटा, वो जरूर से बराबर होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। इतना पता होना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, ये भी पता है कि ये फंक्शन टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आगे आते हैं, करा हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द नॉर्मल टेम्परेचर सोर्स
ठीक है बेटा। हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द नॉर्मल टेम्परेचर, ये बेटा आ गया जूल थॉमसन इफेक्ट से बेटा। जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ना, एक फिक्स टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2a/RB। इस तरीके क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा ना। ये क्या है, अगर किसी गैस का जो टेम्परेचर है ये इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे है बेटा, तो दुनिया की जितनी भी गैस होती हैं सारी गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एक्सेप्शन गैस हैं जिनका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इस वजह से वो कौन सा इफेक्ट शो करती हैं बेटा, वो हीटिंग इफेक्ट क्या करती हैं बेटा, शो करती हैं। समझ में आया कि दुनिया की जितनी भी गैसेस होती हैं अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे उसका टेम्परेचर है बेटा, तो क्या करेंगी, वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, ठंडी हो जाती हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर पे बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पे बेटा क्या करती हैं, हमेशा हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने क्या बताया बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी H2 गैस और हीलियम गैस He2 गैस ना। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी दो गैसेस होती हैं बेटा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो भी इसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे बेटा कौन सा इफेक्ट शो करती हैं, जब इनको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गुजारा जाता है, ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट रखते हुए, उस केस में ये कौन सी इफेक्ट शो करती हैं बेटा, इसको हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ये जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। और जूल थॉमसन इफेक्ट बेटा अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम ऐसे दो गैसेस होती हैं जो हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, बाकी सारे गैसेस जो होती हैं कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। कह स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है ना, और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप करूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते हैं ना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते हैं, तो पता ये नहीं चलता है कि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग को समझ में आया कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन मैं, ठीक है, हर एक टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूं बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ताकि इसको जाइए आप बुक ढूंढिए, ठीक है, या कहीं भी ढूंढिए। लेकिन मैं ये कहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को करने के लिए आप बुक पढ़िए, आप गूगल का सहारा मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पे इसको लिख दे रहा हूं कि ये आप लोग का एक मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है, ये होमवर्क है बेटा। इस होमवर्क करके जो भी होगा बेटा उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। जो भी होगा, जो बच्चे हमारे पेड कोर्स के अंदर होंगे बेटा, वो हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको क्या करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन बोला था उसका आंसर आ गया। अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं इसका आंसर आपको वहां पे पिन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा, इससे हमारा और आपका एंगेजमेंट बना रहेगा। ये देखें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आज की क्लास में आपको होमवर्क के तौर पे ध्यान से पढ़ लो। करा द स्पेसिफिक हीट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है dQ/mdt, ये स्पेसिफिक हीट होता है बेटा। कह रहा है वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा, जीरो होता है कि पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, कि सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम निगेटिव। ये आप हमको क्या करिएगा बेटा, ये हमको आप ऑप्शन दीजिएगा, ये हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको जान भी गए होंगे तो मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देख लो फिर से क्वेश्चन, ये आंसर देख लो इसका क्या आएगा ना, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, ठीक है। कह रहा है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर, बेटा थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या होते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जान ले सबसे पहले ना, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के तो बाद में जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है ना। हम यहाँ लिखेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्या बात करेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जैसे बेटा हम बात करें किसी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करना होता है ना, इतना तो पढ़े होगे ना बेटा। अगर कोई यहाँ मक्खी उड़ रहा है, अगर इसके पार्टिकल को लोकेट करना होगा बेटा, तो ऐसे लिखोगे ना x, y, z, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखोगे ना बेटा। ये तो तुम नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर करते हो, मैकेनिक्स के अंदर करते हो, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा, किसी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना। और वो जो वेरिएबल होती है बेटा उसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। वो क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये सब क्या होती हैं, ये एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होती हैं,
ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होती हैं। अब बात आ गई कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं ना। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में हमारा क्या आता है बेटा, एक इंटरनल एनर्जी आता है बेटा, पहला पोटेंशियल। दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा हमारा आता है ये क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी। ये चार हमारे क्या होते हैं बेटा, चार ऐसे चीज हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये हमारे चार होते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। तो देख लो कौन कौन से ऑप्शन सही है बेटा। ये तो ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है बेटा, ये तो पहले ही दिख गया बेटा। ये है नहीं बेटा, ठीक है, ये भी है नहीं, और ये जो पहला ऑप्शन है बेटा, इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का जो पहला होगा बेटा, वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है बेटा, इस क्वेश्चन को लगा डालो, कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कर ही लीजिए। करा कार्नोट इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर, ध्यान देना, कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर जो होता है बेटा, वो कार्नोट इंजन के उल्टे काम करता है। ठीक है, वर्किंग बिटवीन 250 केल्विन एंड 350 केल्विन, इफ इट रिसीव 750 कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर। बेटा अब जरा ध्यान देखना, कार्नोट इंजन क्या करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्नोट इंजन क्या करता है। आई होप कि आप लोग को ये रेड वाला जो होगा, जो भी कलर होगा बेटा, ये दिख रहा होगा। कार्नोट इंजन क्या करता है, हीट नहीं बेटा, कार्नोट, हम क्या करें, कार्नोट इंजन की बात करें। कार्नोट इंजन क्या करता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे बेटा, तो कार्नोट इंजन क्या करता है बेटा, ये हमारा सोर्स होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, और यहाँ से क्या करता है, कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है बेटा, और ये नीचे यहाँ कुछ वर्किंग सबस्टांस होता है ना। कार्नोट इंजन के रूप में अगर वर्किंग सबस्टांस करेंगे तो वहाँ पे परफेक्ट गैस होता है बेटा, ठीक है, कुछ वर्क करता है, और बचा खुचा जो टेम्परेचर होता है T2 टेम्परेचर होता है, इसके सिंक का टेम्परेचर होता है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है बेटा, कुछ वर्क परफॉर्म करता है, उसके बाद जितना अमाउंट बचता है, कुछ हीट को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, जो हो जाता है क्या, वर्क कितना परफॉर्म करता है, Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करता है बेटा। Q1 हीट लेता है बेटा, Q2 रिजेक्ट कर देता है, तो कितना वर्क परफॉर्म किया, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अगर इसकी एफिशिएंसी लिखनी होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, और यही होता है क्या, यही होता है Q1 माइनस Q2 W बाई क्या होता है बेटा, कितना हीट ले रहा है ये Q1, ये हमारा होता है W बाई Q1, या इसी Q1 माइनस Q2 कैसे लिख देते हैं बेटा, W बाई Q1। ये सारा फार्मूला मैंने एक तरफ लिख दिया बेटा। रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर कार्नोट यानी हीट इंजन का उल्टा होता है। अगर बात करें रेफ्रिजरेटर की ना, रेफ्रिजरेटर क्या करता है बेटा, सारा ऐसे ही प्रोसेस बनता है। ये हमारा T1 होता है बेटा, ये हमारा कुछ ये वर्किंग सबस्टांस होता है, ठीक है, वर्किंग सबस्टांस होता है ना, यहाँ पे लिख दे WS, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऊपर सोर्स होता है, नीचे क्या होता है बेटा, सिंक होता है, इसका टेम्परेचर T2 होता है। यहाँ पे क्या करता है, जब हमारा सोर्स से हम कुछ हीट लेते हैं बेटा, तो ऑटोमेटिक इंजन काम करता है, लेकिन जब हम सिंक से कुछ क्या लेंगे, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेंगे बेटा, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिकली वर्क करना पड़ता है। W ऐसे एरो अंदर की तरफ होता है, यानी हमको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर में फ्लो करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है बेटा, हीट को हमको वर्क करना पड़ता है। इस केस में T1 विल बी ग्रेटर देन T2, यानी T1 का टेम्परेचर हम लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर पे भेज रहे हैं, यानी हमको हीट परफॉर्म करना पड़ेगा ना। इस केस में अगर हमको निकालना होगा, इस केस में 1 माइनस T1 बाई क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस क्या आ जाएगा इसका, 1 माइनस T1 बाई T2, ये हमारा आ जाएगा। और इस केस में आ जाएगा W बाई क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा क्या आ जाएगा Q2, ठीक है, W बाई Q2 ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि Q2 ले रहा है बेटा, W वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो 1 माइनस T2 बाई T1 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब इस केस में आप निकाल सकते हैं ना, इस केस में आप क्या निकाल सकते हैं, 250 केल्विन पे वर्क कर रहा है, ठीक है, 250 पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या दिया है बेटा, T1 कितना दिया है, रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 250 केल्विन। इतना पता होना चाहिए कि T1 वाला बड़ा होता है, जो सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंक का टेम्परेचर कम होता है। तो देख लो 250 केल्विन बड़ा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, कम है, और ये हमारा T1 हो जाएगा, ठीक है। T2 और T1 मिल गया बेटा। कितना कैलोरी रिसीव कर रहा है बेटा, कर रहा है इफ इट रिसीव 750 कैलोरी हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर बेटा, यानी Q2 ये किसके अमाउंट दे दिए बेटा, लोअर टेम्परेचर पे ये क्या दे दिया है, Q2
Q2 दे दिया है। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द हायर टेम्परेचर बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द हायर टेम्परेचर बेटा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट कर रहा है, ये हमको पता करना है, ठीक है। और हायर टेम्परेचर पे कितना हीट रिजेक्ट करेगा बेटा, Q1, क्या करेगा, Q1, और यही हमको निकालना है बेटा। इस केस में जो सबसे पहले क्या निकाल लो, सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकाल लो। अगर इफिशियंसी निकालोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस T1 बाई T2 ना। T1 कितना है बेटा, T1 कितना है 350 डिवाइड बाई कितना 250, ये हमारा आ गया। और ये इफिशियंसी कितनी होती है बेटा, ये इफिशियंसी होती है आपका, ये इफिशियंसी होती है W यानी Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 के, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो जरा यहाँ सॉल्व करो, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे ना, ठीक है, दूसरे पेन से। थोड़ा सा मैं नहीं चाह रहा कि आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, यही सारी चीज़ें समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 0 0 से कट गया बेटा, और 5 7 35 50 25 7/5 आ गया, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर, कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस 1, ठीक है। ये +1 और ये -1, ये +1 ये -1 ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो -1, इधर जाएगा तो +1 के साथ 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 माइनस 7/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 यानी अमाउंट ऑफ हीट टेकन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ना। Q2 टेकन वाला 750 दिया है, ठीक है। ये 5 दूना 10 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो अंड का इधर इधर लिखना पड़ रहा ना बेटा। 5 दूना 10, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7, 3/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 डिवाइड बाई Q1 ना। और हमको क्या निकालना है बेटा, हमको Q1 निकालना है, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है बेटा, यही Q1 निकालना होता है। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा बेटा Q2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 ना। इसको कैलकुलेट कर लो, Q2 दिया है बेटा 750 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 5 15 150 आएगा, नहीं कितना आ जाएगा, हाँ 250 आएगा। और 250 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा, 250 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको क्या हो गया, 250 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, ठीक है। चलो इसको 750 को अगर 3 से डिवाइड करोगे ना, 750 को बेटा अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15 250 आएगा, ठीक है। 1250 आना चाहिए हिसाब से तो, ठीक है, 1250 आना चाहिए था, कहीं काटने में 7 5 35 50 25 7/5, ठीक है। और कितना वर्क परफॉर्म करेगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 डिवाइड बाई कितना हीट टेकन कर रहा है ना, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2। अरे यार यही तो दिक्कत है ना बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है W कितना हीट लिया है बेटा और कितना रिजेक्ट किया है, तो ये W हो जाएगा Q2 माइनस Q1, और कितना वाला W बाय कितना हीट टेकन किया है, तो यहाँ से Q2 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, Q2 लिखा था 1 माइनस Q1 बाई Q2, 1 माइनस हाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे, इरेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किधर बेटा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई Q2, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब सीधे सीधे ये आ गया, देखो थोड़ा सा वहीं गड़बड़ हो गया था ना, इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया 7/5 ना, ये क्या आ गया 7/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 बाई Q2। और Q2 कितना हीट रिजेक्ट लिया है बेटा वो हमको पता है, कितना 750। तो इसका कर दो बेटा क्या, 750 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 1 का 5 और 5 15 ना, 750 को 5 से डिवाइड, 750 को बेटा 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 1 का 5 50 25 ना, ठीक है। 150 आएगा, 3 3 6 हाँ 150 आएगा। 150 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आ जाएगा बेटा, 150 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 5 35 और 7 1 का 7 7 3 10 1050। इसका ऑप्शन नहीं दे रहा, 7 5 35 7 1 का 7 1050 ना, कहीं कुछ गलती हो रही क्या, चेक करो।
कहीं कुछ गलती हो रही है, लग तो रहा है ना, चेक करो, चलो ठीक है एक बार चेक करते हैं ना। ठीक है, कितना टेम्परेचर दिया है बेटा, ये दिया है 250 केल्विन, यानी लोअर टेम्परेचर सिंक का है 250, हायर टेम्परेचर T1 है 350 है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से हीट लेता है बेटा, कुछ कुछ इस पे वर्क परफॉर्म किया जाता है और ये रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो सारी चीज आई, सही किया है। चलो इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, मैं इसको बाद में एक चीज रीचेक करके आप लोग को इसको बाद में बता दूंगा, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, हो सकता है कहीं मुझसे गलती हुई होगी, एक बार अपने से कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। टाइम ठीक है, वीडियो को जो उसको सॉल्व करने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, करा इन अ कार्नोट साइकिल द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस एट द एंड ऑफ साइकिल इज, ठीक है, कह रहा है इन द कार्नोट साइकिल द टेम्परेचर ऑफ अ वर्किंग सबस्टेंस एट द एंड ऑफ साइकिल इज। बेटा जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, कार्नोट साइकिल में साइकिल क्या होता है बेटा, सोर्स से कुछ हीट लेता है बेटा, ठीक है, वर्क करता है और सिंक पे रिजेक्ट कर देता है, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल बेटा। तो जब भी हम देखते हैं सोर्स से हीट लेता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और सिंक पे रिजेक्ट करने तक का उसका टेम्परेचर लो होता है। तो हमेशा क्या होता है बेटा, जो भी हमारा टेम्परेचर सोर्स से लेता है, जो भी सोर्स का टेम्परेचर होता है हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो कह रहा है इन अ कार्नोट साइकिल टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस एट द एंड ऑफ साइकिल इज, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सबस्टेंस की बात कर रहा है ना। वर्किंग सबस्टेंस के टेम्परेचर में क्या चेंज आता है बेटा, वर्किंग सबस्टेंस के टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, सोचो। वर्किंग सबस्टेंस देखो क्या करता है, जो भी हमारा वर्किंग सबस्टेंस होता है Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। 4 स्टेप में कार्नोट साइकिल पूरा होता है। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कराया हुआ था, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि जब वो क्या करा, वर्किंग सबस्टेंस एट द एंड ऑफ साइकिल, जब साइकिल एंड होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक वाले से कम होता है। तो क्या करा, लेस देन द बिगिनिंग बेटा, हमेशा बिगिनिंग से क्या होता है, उसका टेम्परेचर लेस होता है कार्नोट साइकिल में, ठीक है, क्योंकि T1 ज्यादा होता है, T2 कम होता है, इसलिए स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है एन आइडियल हीट इंजन एग्जॉस्ट हीट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एफिशिएंसी 25%, इट्स मस्ट टेक द हीट। एक कोई आइडियल हीट इंजन है, यानी कार्नोट हीट इंजन है, आइडियल हीट इंजन को ही कार्नोट हीट इंजन बोलते हैं। एग्जॉस्ट हीट, एग्जॉस्ट मतलब निकालता है, हीट को निकालता है 27 डिग्री सेल्सियस पे एट 25% इफिशियंसी। तो कह रहा है कितना वो बेटा, कितना वो हीट क्या किया है, कितना वो हीट टेक किया है बेटा ना। तो सबसे पहले इफिशियंसी, किसी भी आइडियल इंजन की इफिशियंसी होती है 1 - T2 डिवाइड बाई T1, और T1 क्या है, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक है बेटा, ठीक है। यहां पे क्या करा, एग्जॉस्ट हीट, एग्जॉस्ट मतलब बेटा निकालना ना। टेम्परेचर अपना हीट क्या करता है, एग्जॉस्ट हीट है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी हीट कहां रिजेक्ट होता है बेटा, हीट रिजेक्ट होता है सिंक पे। यानी ये जो टेम्परेचर दिया है बेटा, ये टेम्परेचर दिया है सिंक का, कितना, टेम्परेचर ऑफ सिंक को, टेम्परेचर को T2 बोलते हैं, वो कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें 273 ऐड कर देंगे बेटा तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आ जाएगा 300 केल्विन ना। 300 केल्विन पे ये क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, तब उसकी इफिशियंसी कितनी है 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, इफिशियंसी आ गई 25/100, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, और T2 की वैल्यू है T2 300 डिवाइड बाई T1 हमको पता करना है, क्योंकि ये टेम्परेचर हमको पता होगा तभी काम होने वाला है, ठीक है, ये हमको पता करना है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 चौका 100, 1/4 इक्वल टू 1 - 300 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा T1, ठीक है, 1 - T1। अब इसको कैलकुलेट करिए बेटा ना, इसको इधर ले आइए, प्लस में करिए, उसको इधर ले जाइए, ठीक है। क्या आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 1/4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, और ये कट जाएगा बेटा 300 से, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से कटा, ये 100 आ गया, और T1 की वैल्यू कितनी आई, T1 की वैल्यू आई 400, जो कि आनी भी चाहिए थी क्योंकि T1 ज्यादा होता है। ये 400 केल्विन टेम्परेचर आ गया, यानी हमको T1 और T2 मिल गया, सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर मिल गया। अब क्या कर रहा है, क्या पढ़ा है, कह रहा है इट्स मस्ट टेक हीट। बेटा ये हीट जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट को ले रहा होगा बेटा, नहीं यानी टेम्परेचर आप ये क्या पूछ रहा था बेटा, टेम्परेचर आप ये क्या पूछ रहा था, टेम्परेचर आप सोर्स ही पूछ रहा था। T1 मिल गया बेटा, लेकिन ये केल्विन में आया है।
अब हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए इसको कन्वर्ट करना हमको किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो 400 केल्विन दिया है बेटा, 400 केल्विन दिया है, माइनस में 273 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस पहला ऑप्शन सही है। यानी कि 27 डिग्री पे वो हीट को एग्जॉस्ट करेगा, ये सोर्स का सिंक का टेम्परेचर है, और जो वहां पे हीट वो लेगा वो हमारा सोर्स होगा। तो सोर्स का टेम्परेचर मैंने निकाल लिया 400 केल्विन, उसको हमने डिग्री सेल्सियस में 127 डिग्री सेल्सियस आ गया कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ही हमेशा क्या करती है, हमेशा क्या करती है बेटा, हमेशा इंक्रीज करती है। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी क्या करती है बेटा, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है, सारे प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 7 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज ना। कह रहा है कि एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बताओ जिसकी ये टेम्परेचर है ये ज्यादा है। तो बेटा ये ज्यादा है तो ये टेम्परेचर किसका हो गया बेटा, ये T1 हो गया, और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो तो 727 में 123 जोड़ के बेटा बता दो डिग्री सेल्सियस में, आई थिंक कि ये कितना आ जाएगा, 700 800 ये 900 केल्विन आ जाएगा इसका टेम्परेचर बेटा। T2 निकाल लो, ये हमारा T2 हो गया, इधर देख लो बेटा T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा क्योंकि ये कम है तो ये टेम्परेचर आप सिंक हो गया। ये डिग्री सेल्सियस इसमें 273 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 300, ये 400 केल्विन हमारा क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अब इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या होती है, ईटा इक्वल टू होती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी परसेंटेज अगर इफिशियंसी लिखनी है तो 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है बेटा T2, यानी 400 केल्विन डिवाइड बाई 900 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई बेटा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज इफिशियंसी निकालनी है तो 900 माइनस 400 500 डिवाइड बाई 900 कितना आ जाएगा बेटा, परसेंटेज इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 500 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग ये कितना आ जाएगा, कुछ कटा 700 एक 800 227, अगर 123 क्यों जोड़ रहे थे बेटा, 273 जोड़ करना है। आज थोड़ी मिस्टेक हमसे ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया ना। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें तो 727 में 273 ऐड करेंगे ना बेटा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, गलती हमसे ज़्यादा हो रही, कितना आ जाएगा बेटा 800, ये 1000 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और ये 273 ऐड करेंगे तो 400 केल्विन आ जाएगा। 1000 केल्विन और 400 केल्विन कितना आ जाएगा बेटा, अब यहाँ गलती हो गई, यहाँ से रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, आज थोड़ा सा कभी कभी होता है, कभी कभी कुछ दिन दिमाग इतना मेमोराइज काम नहीं करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इफिशियंसी आ जाएगी 1 माइनस, ठीक है कितना आ जाएगा, T1 है बेटा, T2 कितना है 400 केल्विन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा 1000 केल्विन। ठीक है, केल्विन। ठीक है, अब इसको निकाल लो। ठीक है, 1000 माइनस 400, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 1000 केल्विन। ठीक है, ये 0 0 0 0 कट गया बेटा, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी 6/10। ठीक है, और क्या करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए बेटा, तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 100 ना, एक 0 से 0 कट गया, 6 में 60% इसकी इफिशियंसी आ गई। तो 60% ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ से कैलकुलेशन गलत हुआ था, 127 जोड़ दिए थे, 273 ऐड करना होता है जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब बताओ बेटा द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन Ti ऑफ द गैस, अभी इससे पहले बताए थे जो हमारा जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है उसमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, इससे पहले अगर क्वेश्चन देखे होगे तो मैंने उसमें ही कराया दिया था, ये 2A/RB होता है बेटा, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है बेटा। कभी कभी आपसे पूछ देता है क्रिटिकल टेम्परेचर ना, कभी कभी आपसे पूछ देता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा 8A/27 RB, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बेटा। कभी कभी आपसे बॉयल्स टेम्परेचर पूछ देता है, इसको TB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है बेटा A/RB। तो तीनों टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्वर्जन टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, जिसके बाद ये गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जिसके नीचे की गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2A/RB होती है। और ये हमारा होता है 8A/27 RB, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/RB, ये हमारा बॉयल्स टेम्परेचर होता है। चलो ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था ये 2A/RB।
ठीक है, आगे आते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ देखो एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है करा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड बाय बेटा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बेटा क्या होती है, अगर बात करें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की तो वो होती है क्या, F बराबर U माइनस टी एस को ही क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बोलते हैं बेटा। ये मेमोराइज क्वेश्चन है, ठीक है, ये कैसे आता है क्यों नहीं आता ये नहीं, इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये होता है कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बराबर F बराबर U माइनस टी एस होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस बेटा। वैसे तो नॉर्मल Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी गैस कांस्टेंट R के बराबर होती है, लेकिन अगर बात करें आइडियल गैस के ऊपर, अगर आइडियल गैस के ऊपर की बात करें तो Cp और Cv की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है टी स्क्वायर टी, ठीक है, टी ई अल्फा स्क्वायर वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर, ई फॉर एनर्जी, टी ई अल्फा स्क्वायर वी, ये आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। टी ई अल्फा स्क्वायर वी बेटा अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 16वां क्वेश्चन, गिब्स पोटेंशियल एनर्जी बेटा। गिब्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गिब्स पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, जैसे हमारा हेल्महोल्ट्ज़ जो हमारे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन था वो क्या था, वो हमारा था आपका U माइनस टी एस, तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है U माइनस टी एस प्लस पी भी, देखो कौन सा है U माइनस टी एस, ये है U माइनस टी एस प्लस पी भी, यानी कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होती है U माइनस टी एस प्लस पी भी, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, या गिब्स फ्री एनर्जी को ऐसे बोलते हैं क्या, F प्लस पी भी, F प्लस पी वी ऐसे भी लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को, ठीक है, यानी F की वैल्यू होती है U माइनस टी एस, रख दोगे तो यही आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, बेटा कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है बेटा, इफिशियंसी निकालते हो बार बार फार्मूला ये लिख रहे हैं 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है कि ये होता है, ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ, ये क्या होता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जहां पे हीट लेता है और सिंक जहां पे हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। कभी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी या किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी उसके वर्किंग सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है बेटा, केवल टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक के, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे ही क्या करता है बेटा, ये डिपेंड करता है। आगे आते हैं, कह 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन कन्वर्टेड इनटू वाटर at the same temperature, the latent heat of water is ice is 100 calorie per gram, the change in entropy and calorie per Kelvin is, बेटा इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास के भी अंदर करा दिया था, चलो फिर से करा दे रहे हैं। 1 किलोग्राम ऑफ आई यानी 1 kg आइस है बेटा, इसके यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यम की वैल्यू हो जाएगी यानी मास की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम आ जाएगी। लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी दी है बेटा, लेटेंट हीट की वैल्यू दी है 18 कैलोरी पर ग्राम, ये लेटेंट हीट की वैल्यू दी है बेटा। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी यानी हीट की हो जाएगी m इंटू एल के बराबर होती है, ये कितनी हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8, उसके आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये हो जाएगा, ये हमारी कैलोरी लेटेंट हीट आ जाएगी बेटा, ये हमारी आ जाएगी हीट। और हमारी एंट्रोपी क्या होती है बेटा, एंट्रोपी होती है dQ अपॉन टी, dQ अपॉन टी, dQ मिल गया है बेटा, हीट मिल गया बेटा, लेकिन टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस में 273 अगर ऐड कर दोगे बेटा तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो हमको सारी चीज मिल गई, ये मिल गई 80,000, ठीक है, कैलोरी डिवाइड बाय कितना 273 ना, इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा ये कैलोरी पर केल्विन आ जाएगा बेटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैं बताऊं आई थिंक कि ये 293 आएगा, मैं इसको सॉल्व करके देख ले रहा हूं ना, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मोबाइल का यूज मत करिएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 मिनट में चेक कर रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेटर 18,000, ठीक है, डिवाइड बाई 273 293 आ गया बेटा, मैं कह रहा था 293 आ गया बेटा, ये 293 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस ना। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। ये कह रहा है कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंबाइंड फॉर्म क्या है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो इंटरनल जो भी अमाउंट ऑफ हीट लेते हो बेटा वो उसके इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन में खर्च हो जाती है, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। और DW की वैल्यू हमको पता होती है, जो DW की वैल्यू होती है वर्क डन होती है वो होती है P इंटू DV,
ये हमको वर्क डन होती है। हमको ये भी पता होता है कि जो एंट्रोपी होती है ds की वैल्यू होती है वो क्या होती है, dq बाई क्या होती है, t होती है। तो यहाँ से dq की वैल्यू जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार dq की वैल्यू हो जाएगी TdS। ये dq ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जानते हैं कि हम वर्क ऐसे लिखते हैं P इंटू dV, उठा के रख दीजिए। तो dq की वैल्यू जब रखेंगे तो TdS इक्वल टू du प्लस PdV। यहाँ से आप चाहें तो du की वैल्यू निकाल लें, du की वैल्यू आ जाएगी TdS माइनस PdV, TdS माइनस PdV। आपका ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ना बेटा, ये du होना चाहिए था ना, du, हाँ du है। तो क्या है TdS माइनस PdV। TdS देखिए किस में है, TdS माइनस PdV, ठीक है। ये क्या दिया यार PdV, ये गलत दे दिया क्या कहीं ऑप्शन में, TdS हाँ ये है ना बेटा, ठीक है, ये है ये है ये है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि PdV को इधर लाओगे तो माइनस TdS माइनस PdV इक्वल टू du हो जाएगा बेटा। ये कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंबाइंड फॉर्म है। ये बताओ एंट्रोपी चेंज इन ए कार्नोट साइकिल बेटा, कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी कितनी चेंज होती है बेटा, कार्नोट एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है बेटा, उसमें एंट्रोपी चेंज कितनी होती है बेटा, उसमें एंट्रोपी का चेंज 0 होता है, क्योंकि जहां पे चलते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होती है। और हमको पता होता है कि जो हमारी क्या होती है कार्नोट साइकिल क्या होती है, जो हमारी एंट्रोपी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, इसलिए जहां चलेंगे वहीं पे पहुंच जाएंगे तो चेंज इन एंट्रोपी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका सेकंड यूनिट से, यानी आपका था सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे आपका चीजें एक चीज समझ में आया। और यहाँ जाते जाते एक चीज और लीड कर लिएगा, आपको इक्वेशन शायद इससे क्वेश्चंस नहीं डाला गया, मैंने दिया था शायद टाइपराइटर ने इसमें का क्वेश्चंस नहीं डाला आई थिंक, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग को होना चाहिए कि आप लोग को वो जो आपका क्या बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन होना चाहिए बेटा। वो कहता है dP अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला होना चाहिए L अपॉन T V2 माइनस V1 ना। ये क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है ना, यानी कि टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, ये सब सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई बेटा, इसको देख लेना एक बार। ये क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है L अपॉन T V2 माइनस V1, कि अगर यही पूछता है कि पहाड़ियों पे खाना क्यों जल्दी नहीं पकता है, और हमारा क्यों जब बर्फ हमारा आइस में अगर उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। वो हमने पढ़ाया हुआ भी था, आप देख सकते हैं, उससे मैंने क्वेश्चन पर बहुत सारी चीजें कराई हुई भी हैं, ठीक है। तो इतना 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके इस यूनिट से रहा, ठीक है। अब लास्ट यूनिट आपका बचता है कौन सा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसको हम लेके आएंगे किसी नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।